हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए कोर्स लेके आए हैं, सुनिएगा कैसा है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। और कामयाबी के शिखर पे चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक में आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। पीछे वाला चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, वो चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद सोचे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें, लेकिन हमको लगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जो भी पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आएगा। तो हम सोचे कि पहले सेल के बारे में जानकारी ले लें, तब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ें, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 3 में क्या था? सेल। यूनिट 3 क्या था? सेल। यूनिट 3 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 का चैप्टर 8। यूनिट 3 में 3 चैप्टर है, 8, 9 और 10, जिसमें से पहला चैप्टर है यूनिट 3 का सेल द यूनिट, ऐसे लिखा जाता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देख लीजिए, लाइफ का जो यूनिट है, यूनिट का मतलब बेसिक, जो बेस है लाइफ का वो कौन है? सेल। उसी के बारे में जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल कैसा होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल के बारे में क्या क्या थ्योरी आया, सेल का डिस्कवरी किसने किया, जितने भी लिविंग थिंग है वो किससे बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो है वो किससे बने होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, पिछला चैप्टर पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने जाना था कि जो लिविंग होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसको बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज जानेंगे कि जो लिविंग होता है उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो लिविंग होता है, और वो जो फंक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, वो किसके वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म कर पाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या चीज है जो एक लिविंग को लिविंग बनाता है, वो है सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है। हम लोग अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारी चीज देखते हैं। तो कुछ देखते हैं कि कुछ जिंदा है, कुछ मुर्दा है, मतलब कुछ चल सकता है, कुछ खा पी सकता है, कुछ नहीं चल सकता है। लोग आसपास की दुनिया में बहुत चीज देखते हैं, तो उसमें से क्या क्या होता है? कुछ जिंदा होता है, कुछ जिंदा नहीं होता, मतलब कुछ जीवित होता है, कुछ जीवित नहीं होता है। मतलब दो चीजें देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, दो चीजें होता है। मतलब एक जिसमें जान होता है और एक जिसमें जान नहीं होता है। एक जीवन होता है जिसमें जीवन होता है और एक जिसमें जीवन नहीं होता है। यही दो चीज देखते हैं अपने अपने आसपास में। ठीक है, तो हम लोग को ये दिमाग में क्वेश्चन खटकना चाहिए कि कोई चीज जीवित क्यों है और कोई चीज जीवित क्यों नहीं है। दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, और दिमाग हमारा हौला बौला होना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा, दो चीजें क्यों दिखाई देता है, लिविंग और एक नॉन लिविंग। क्या है इसके अंदर जो इसके उसको हम लोग लिविंग बोल रहे हैं, और क्या इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग हो गया, जिसकी वजह से इसमें जीवन नहीं है, क्या इसमें प्रेजेंट नहीं है, वही चीज पढ़ना है। उसी का नाम दिया है यहाँ पे सेल। यही एक ऐसा चीज है जो इसमें प्रेजेंट होता है और ये इसमें अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से नॉन लिविंग होता है। तो कह सकते हैं कि सेल जो है, सेल, इसका प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे सुनिए क्या है वो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा, मेरा बहुत गड़बड़ होता है, मीनिंग छूट जाता है कुछ ना कुछ। कल किंगडम में डी छूट गया था, एक जगह डी छूटा था, एक जगह जी छूटा था,
दो जगह क्यों लिखा जाना, तो एक जगह डी छूटा था और एक जगह जी छूटा था, तो उस पर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मीनिंग पे सेल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी लाइफ है, मतलब जो जीवन है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक लिख लो, सिंपल से बेसिक, ठीक है ना। तो जो लाइफ है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब कि लाइफ का स्ट्रक्चर कौन देगा, जीवन का स्ट्रक्चर कौन देगा, जीवन का स्ट्रक्चर कौन देगा, सेल स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जीवन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कौन देगा, सेल देगा। और जीवन का जो फंक्शन है, जो जीवन के अंदर, जो लाइफ के अंदर जो भी फंक्शन चलता है, वो भी किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है, अब लिविंग के बारे में जान तो रहे हैं, लिविंग क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, ये तो ये भी जान गए। सेल होता है जीवन का आधार होता है, जीवन का आधार कौन होता है, सेल। अगर कोई चीज सेल नहीं है, मतलब कोई भी चीज अगर कंप्लीट सेल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो लिविंग नहीं होगा। जो भी चीज के अंदर सेल है या जो भी चीज सेल से बना हुआ है, वही लिविंग होगा, ठीक है। लिविंग जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब दो प्रकार से बने होते हैं, दो प्रकार के सकते हैं। एक तो यूकैरियोटिक हो सकते हैं, नहीं पहले यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बाद में समझते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हो, या तो फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेलुलर का मतलब सेल का बना हुआ, मल्टी का मतलब बहुत सारा, मल्टी में देखिए एच एल छोटा, इसी पे छोटा छोटा बात पे ध्यान देना है कि कहीं पे मेरा छूटता बहुत है, ठीक है। यूनिसेलुलर वैसा ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उसमें से कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर तो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इतना क्लियर है, क्लियर है। सेल क्या है पहले ये समझ में आ गया, लिविंग किसका बना होता है, सेल का, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक इसके लिए लिख सकते हैं एक लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लिख सकते हैं नहीं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनके पास सेल होगा, ठीक है। दिख रहा है, उधर वाला दिख रहा है, बेटर दिख रहा है, अच्छा। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने जाना कि हमने आसपास की जो चीजें हैं वो दो तरह का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। तो हम लोग जाने कि लिविंग होता है तो क्यों होता है वो लिविंग, और नॉन लिविंग क्यों होता है नॉन लिविंग। हमने जाना ये है कि लिविंग इसीलिए होता है वो क्योंकि उसके पास सेल होता है, कोई चीज लिविंग क्यों है, क्योंकि उसके पास सेल है, और नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है, ठीक है। और लिविंग भी बोले तो लिविंग दो तरह का हो गया, कि वैसा लिविंग जिसके पास एक ही सेल है, वैसा लिविंग जिसके पास एक ही सेल है उसको यूनिसेलुलर बोल दिए, और वैसा लिविंग जिसके पास एक से ज्यादा सेल है उसको क्या बोल दिया, मल्टीसेलुलर बोल दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। वैसे यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म बहुत सारा चीज हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब यूनिसेलुलर होता है, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर होता है। और पैरामीशियम, ठीक है। मल्टीसेलुलर में हम लोग आ जाएंगे, ह्यूमंस, रैट, कैट, बैट, जो भी चीज है, प्लांट्स, सब किस में आ जाएगा, मल्टीसेलुलर में। फंगस भी लिविंग मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। अब क्या देखना है हम लोग को, अब हम लोग को देखना है सेल का डेफिनेशन हो गया, सेल का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सेल का डेफिनेशन हो गया, चलिए इतना नोट कीजिए। इसमें से नोट करने वाली चीज कौन सा है, नोट करने वाला चीज ये है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, सेल। और क्या नोट करने लायक है, नोट करने लायक ये है कि लिविंग दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होगा? एक सेल का होगा। ऐसे भी लिख लो, हिंदी में ज्यादा बेटर होगा। मल्टी सेलुलर कौन हो जाएगा? फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है, ऊपर लिख देते हैं। मल्टी सेलुलर वाला बहुत सारे सेल से बना था। ठीक है, नोट कीजिए। और ये भी लाइन लिखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल। नोट कीजिए, मिटा है। देखो, अब पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी। सेल को सर्वप्रथम किसने देखा था? सेल का डिस्कवरी सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक यही बंदा थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। और इन्होंने सेल कब देखा था, कब डिस्कवर किया था? 1665 ईस्वी में। और इन्होंने जो सेल देखा था ना 1665 ईस्वी में, इन्होंने जो सेल देखा था वो सेल कैसा था? वो सेल था नॉन लिविंग सेल। इन्होंने कहाँ देखा था वो सेल देखा था कॉर्क में। कॉर्क से पता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, बार्क जो पेड़ का छाला होता है ना, पेड़ का छाला, उसी को मतलब उसी के अंदर जो टिश्यू होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्क जब निकाले थे तो उसने इनको दिखा था। ये इनके पास पता है, इनके पास अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस छोटे से माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा इस बार्क ऑफ ट्री में कि बहुत सारा कमरा जैसा स्ट्रक्चर इस तरह से उनको दिखाई दिया। कमरा जैसा स्ट्रक्चर इस तरह से, इसी कमरे जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोल दिए? सेल। आप लोगों को पता होगा कि सेल जो है, जेल में जो रूम होता है, जेल में जो प्रत्येक रूम होता है ना जेल का, उसको प्रत्येक रूम को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। प्रत्येक कमरे को सेल बोला जाता है। तो उसी बेसिस पे इन्होंने इसको भी क्या बोल दिया? ये भी इनको कमरा जैसा दिखा, बहुत सारे कमरे जैसा दिखा, तो इसको भी क्या बोल दिया इन्होंने? सेल बोल दिया। ठीक है, और इन्होंने जो सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। इन्होंने कब देखा था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ देखा था? कॉर्क में। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखे थे वो थे लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? सबसे पहले लिविंग सेल देखा था और उसके बारे में बताया था किसने? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। ठीक है, इसके बाद सेल जब मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ? सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका डिस्कवरी किसने किया था? इसको डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। बस इतना ही पढ़ना है। 11th लेवल पे इतना ही साइंटिस्ट का नाम जानना है डिस्कवरी ऑफ सेल में। कौन? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा था और वो सेल कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। ठीक है, अब इसके बाद
अब यहाँ न्यूक्लियस तक डिस्कवरी हो चुका था, सेल न्यूक्लियस तक डिस्कवरी हो चुका था। अब इसके बाद जैसे जैसे, अच्छा ये सब देखने के लिए क्या चाहिए, ये सब देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपने बनाया, अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप टाइप का, ठीक है। और इस माइक्रोस्कोप के बारे में इन्होंने अपने बुक, इनका एक बुक है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। इसमें इसमें अपने अपने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा था अपने बुक माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। अब इस बुक को पढ़ के एंटोन वॉन लियोनोव ने इनका बुक पढ़ा था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसका रॉबर्ट हुक का है, इन्होंने ये बुक पढ़ा था एंटोन वॉन लियोनोव, और इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया उसी के आधार पर, जैसे जैसे वो बनाया था। इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन उनसे थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप था, और इसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक लिविंग सेल को देखा, ठीक है। वैसे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता गया, माइक्रोस्कोप धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते गया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज कर दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज कर दिया। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। उसके बाद और भी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसका डिस्कवरी होते गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो है वो एडवांस होते गए, धीरे धीरे अब माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गया, और सर्वप्रथम 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, डीएनए, जीन, उसके बारे में भी फिर उसके बाद स्टडी होने लगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया था, नॉल और कौन थे, एक और थे, कनॉल नहीं पढ़ना इसको, नॉल पढ़ना है, एक और कौन थे, रस्का, नॉल एंड रस्का, इन दोनों ने मिलकर पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद किया 1931 में, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। अब इसके बाद पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में, इसके बाद क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी के बारे में। इसमें से जो नोट करना है आपको नोट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है सेल थ्योरी, मिटाएं इसको। सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियस सिल्डर और एक का नाम था थियोडोर स्वान। सेल थ्योरी दिख रहा है, तब तो दिख ही रहा है। सेल थ्योरी दो व्यक्ति ने मिलकर दिया था, दो साइंटिस्ट थे, एक थे मैथियस मीनिंग मिलाइए वाले, मैथियस सिल्डर, देख लेते हैं, मैथियस स्लेडन, डबल टी है, मैथियस स्लेडन, और एक थे थियोडोर स्वान, ठीक है। मैथियस सिल्डन जो थे ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये बॉटनिस्ट थे, मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले, और ये रहे ब्रिटिश के रहने वाले थे, ये थे ब्रिटिश जूलॉजी पढ़ने वाले थे, जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। मैथियस सिल्डन का क्या कहना था, मैथियस सिल्डन ने अपना थ्योरी, अपना जो हाइपोथेसिस है ये 1838 में दिया था। इन्होंने अपना थ्योरी कब दिया था, 1838 में, और इन्होंने अपना थ्योरी दिया था 1839 में। इनका कहना था कि जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट है वो किसका बना हुआ है,
हाँ सही है कि जितने भी प्लांट, इनका कहना क्या था कि जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स, इसका माना है मेड अप ऑफ सेल्स। और ये सेल्स क्या बनाते हैं, पहले प्लांट टिश्यू बनाते हैं, प्लांट टिश्यू, और फिर ये प्लांट टिश्यू पूरे पूरा प्लांट बनाते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट को देखा, तब इनको पता चला कि जितने भी प्लांट है वो किसका बना होता है, सेल का बना होता है। वो सेल पहले क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और ये फिर टिश्यू पूरा का पूरा प्लांट बनाता है। ठीक है, ये बात का बताया था मैंने 1838 ईस्वी में। ठीक एक साल बाद इसके, ठीक एक साल बाद जो स्वान थे, फ्यूडोक स्वान, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया। तो इन्होंने पाया कि जितने भी एनिमल का सेल होता है, जितने भी एनिमल का सेल होता है, या फिर जितने भी सेल होते हैं ना, उसके बाहर एक कवरिंग होता है एनिमल सेल, और या जितने भी सेल होते हैं, इन्होंने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि प्लांट सेल या एनिमल सेल के बारे में बताया, क्योंकि जूलॉजिस्ट है तो हम लोग क्या लेते हैं कि एनिमल सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल के बारे में लिखते हैं, ऑल सेल्स हैव थिन आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, जिसको आजकल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी सेल होते हैं उसके बाहर एक पतला पतला क्या होता है, कवरिंग होता है, बाहर पतला कवरिंग होता है, जिसको आजकल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, इनके बेसिस पे ही बताया, इन्होंने बताया कि जितना भी प्लांट्स होता है उसका जो सेल वॉल है, प्लांट्स का सेल जो होता है उसके ऊपर एक प्लांट का जो सेल, मान लो कि ये देखो ये एक सेल है, सेल के ये बाहर एक कवरिंग, आउटर कवरिंग है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने क्या बताया कि प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट का सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको प्लांट सेल वॉल कहते हैं, जिसको सेल वॉल कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि वो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल, ये यूनिक फीचर होता है प्लांट का, यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है। इन्होंने और क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लांट जो होता है ना, प्लांट, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और वही वो सेल वॉल जो है वो प्लांट के लिए, प्लांट सेल के लिए यूनिक फीचर है, प्लांट सेल का यूनिक फीचर है सेल वॉल का। ठीक है, और इन्होंने इन दो बातों के बेसिस पे, इन दो बातों के बेसिस पे और इस बात के बेसिस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। इनका हाइपोथेसिस क्या था, इनका हाइपोथेसिस था, इन्होंने तो बता दिया था कि सारे प्लांट किसका बना है, सेल्स का बना है। इन्होंने उसमें बस एक चीज और ऐड कर दिया कि एनिमल्स भी किसका बना है, सेल का बना है। इनका हाइपोथेसिस क्या था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट और जितने भी एनिमल्स हैं वो किसका बना है, सेल का बना है, या सेल के प्रोडक्ट्स का बना, सेल और सेल के प्रोडक्ट्स का बना। ठीक है, तो वो बात, एक बात तो इन्होंने पहले ही कर दिया था मार्केट सिल्डन में कि जितने भी प्लांट है वो किसका बना है, सेल का बना है, बस उसमें एक और ऐड कर दिया, किसको, एनिमल्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इनका हाइपोथेसिस बन गया कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स है वो किसका बना है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स का बना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात डिसाइड नहीं हुआ, दो बाबा आए, सिल्डन और स्वान, दो बाबाओं ने बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए, बहुत सारा मंत्र फूका, लेकिन इस मंत्र में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि सेल आया कहां से। दो बाबा थे, कौन कौन, सिल्डन और स्वान, दोनों बाबा ने बहुत सारे मंत्र फूके, बहुत सारे मंत्र दिए, लेकिन इस मंत्र में, इनके दोनों के मंत्र में कहीं भी ये बात नहीं दिखा कि सेल आया कहां से। तो इन दोनों से बड़े एक और बाबा आए, इन दोनों से बड़े एक और बाबा आए, वो कब आए थे, कब आए थे रे, भूल गए, हाँ, वो आए 1855 ईस्वी में। एक और बाबा आए, दोनों से बड़े बाबा, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो,
ये बाबा है 1855 में। ये इन दोनों से बड़ा महान बाबा थे। महान बाबा इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने बता दिया, इन्होंने एक ऐसा मंत्र फूका ना, ऐसा मंत्र फूका ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा करके, कि उस मंत्र में ही उनको पता चल गया कि सेल आया कहां से। उस मंत्र में ही उन्होंने बता दिया कि सेल आया कहां से। वो मंत्र क्या है सुनिएगा। इनका मंत्र था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यही मंत्र था इनका। ये बस रुके ओमनीज सेलुला ई सेलुला, और इसी मंत्र में उसका अर्थ पता चल गया। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र का अर्थ है कि जो पुराने जो सेल्स होते हैं, जो नए नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल के डिवीजन होने से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस मंत्र का मतलब ये है, न्यू सेल्स arise from pre-existing cell, pre-existing cell। समझ में आ गया ना? इनके मंत्र में बहुत ताकत है, आना सकती है इनके मंत्र में, कि एक ही मंत्र फूका ओमनी सेलुला ई सेलुला, और उस मंत्र के अंदर क्या आ गया? इसका मतलब आ गया कि जो नया सेल है वो कहां से बनता है? पहले से जो सेल प्रेजेंट है वहां से बनता है। लेकिन ये भी बाबा फ्लॉप हो गए। फ्लॉप नहीं हुए, सेल थ्योरी में फ्लॉप नहीं हुए, लेकिन फ्लॉप इस बात से हो गए कि इन्होंने भी नहीं बताया कि जो सेल है वो कहां से, जो पहले भी सेल होगा, पहले भी तो सेल है, तो वो कहां से बना, इसमें ये फ्लॉप हो गए। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्लास जंप करना पड़ेगा, 12th में जाएंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि जो पहले सेल बना वो कहां से बना। ठीक है, तो उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं। अभी यही जानते हैं कि सेल थ्योरी में ये बाबा बहुत बड़ा कारनामा कर गए, ये बता के कि जो नया सेल है वो कहां से बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उस बाबा का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। कब आए थे? 1855 में। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या स्टेटमेंट दे दिया जाता है, या फिर ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और इसका साइंटिस्ट पूछ लिया जाता है कि कौन, किसने ये स्टेटमेंट दिया था। याद रखना है, रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट देने के बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और उस सेल थ्योरी में जो इतना सारा चीज पढ़ रहे थे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ऑल सेल हैव थिन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितना चीजें पढ़ रहे थे उसको बस 2 स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और आजकल हम लोग सेल थ्योरी को बस 2 स्टेटमेंट से जानते हैं। वो 2 स्टेटमेंट क्या था? एक स्टेटमेंट इनका वाला था, ये हाइपोथेसिस जो दिए थे, और एक स्टेटमेंट इनका वाला था, न्यू सेल्स आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही 2 स्टेटमेंट हम लोग का आज का सेल थ्योरी बनता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। बस यही एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए, इनके लिए, मॉडिफाई सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ठीक है, और आज जो हम लोग सेल थ्योरी को जानते हैं वो सिर्फ 2 स्टेटमेंट से जानते हैं। और 2 स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। पहला स्टेटमेंट था इनका वाला ये, ऑल प्लांट्स, दिख रहा है, एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दिख रहा है मतलब? जी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है एकदम। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा स्टेटमेंट था इनका, क्या हुआ थियोडोर स्वान, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, नीचे है। दूसरा स्टेटमेंट था, इसको अलग लिखना, इसको रुडोल्फ विर्चो के नीचे लिखना। नीचे हमारे पास जगह है, इसके ऊपर गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इनका रुडोल्फ विर्चो वाला था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल मौजूद है उसी से नया सेल बनेगा। ठीक है, ये हो गया सेल थ्योरी आपका खत्म। ठीक है, सेल थ्योरी खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल। ये तो जान ही नहीं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर का टॉपिक क्या है।
वो टॉपिक बता देंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको, वो टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं। हमको स्टार्टिंग में वही बताना चाहिए था, हम कहाँ चले गए, सेल के अंदर घुस गए एकदम। चलिए वो टॉपिक देखिए, क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। तुम लोग कभी सोचते नहीं सर बोर्ड इतना गंदा काहे कर देते हैं, लोग लिखने में परेशानी होता है ना लिखने में, तुम लोग नहीं बचपन का आदत था, बचपन में कॉपी गंदा करते थे, अभी बोर्ड गंदा करते हैं, बहुत कॉपी गंदा करते हैं, अभी भी आदत गया नहीं, कॉपी अभी भी गंदा होता है, यही वजह है कि बोर्ड भी गंदा कर देते हैं, खचपच मचा देते हैं। टेंशन नहीं लेना है, बस तुम लोग को समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो नोट्स खुद बनेगा, अगर समझ में नहीं आए तो नोट्स कितना अच्छा से भी लिखा दिया ना, समझ में नहीं आए तो फायदा क्या है, इसीलिए समझो, समझने पे फोकस करो, नोट्स तो ऑटोमेटिक बन जाएगा अपने आप से, ठीक है। हाँ चैप्टर क्या क्या था, चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या क्या था, से द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर पहला टॉपिक था व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, जो हम लोग पढ़ते हैं सेल क्या है। दूसरा टॉपिक था सेल थ्योरी, जो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तीसरा टॉपिक है इसमें ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, जो कि टुमारो पढ़ेंगे, कल वाला लेक्चर में पढ़ेंगे। चौथा इसमें है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और पांचवा है इसमें यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या क्या पढ़ेंगे आज ही जान लेते हैं। ओवरव्यू सेल में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, सेल का टाइप, इसका साइज पढ़ेंगे, इसका शेप पढ़ेंगे, इसका शेप पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे ओवरव्यू में शेप, साइज और टाइप, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप में यही दो टाइप होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, और साइज में पढ़ेंगे क्या क्या होता है कल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में टाइम लगेगा। दो टॉपिक तो आज ही खत्म हो गया, ठीक है, बाकी ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, और इन दोनों में दो दिन टाइम लगेगा। हो सके तो ये टॉपिक एक दिन में एक लेक्चर में खत्म हो जाए, लेकिन ये टॉपिक में यूकैरियोटिक सेल वाला हो सकता है 2 से 3 लेक्चर जा सकता है, ठीक है। हो गया आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ बोलना भूलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कहीं दिक्कत हुआ तो पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिए, शेयर जरूर से जरूर कीजिए।